अगर मैं आपसे कहूं कि एक महिला ने अपने पति की हत्या कर दी, उसे अपने ही घर में बाथरूम में दफना दिया और फिर उसी बाथरूम में वो रोज नहाती रही और ऐसा 45 दिनों तक चलता रहा। पुलिस को अपने साथ लेकर इस बीच वो अपने पति को ढूंढती गई। तो आप क्या कहेंगे, भाई ये दृश्यम 3 की स्क्रिप्ट सुना रहे हो या क्या है ये? लेकिन नहीं, ये खौफनाक कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की। यकीन मानिए, जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको लगेगा फिल्मी स्क्रिप्ट भी इसके आगे फीकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। कई बार असली अपराध फिल्मों से कहीं ज्यादा खौफनाक होते हैं, क्योंकि फिल्मों में आखिरकार हमें पता होता है कि अपराधी पकड़ा जाएगा, लेकिन असल जिंदगी में अपराधी कई बार हमारे सामने बैठकर रोता भी है, हमदर्दी भी लेता है और पुलिस के साथ मिलकर खुद ही अपनी तलाश भी करता है। आज की कहानी एक ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा शहर के कॉलोनी की, जहां पिछले 45 दिनों से एक आदमी गायब था। पूरा परिवार परेशान था, पड़ोसी हैरान थे और पुलिस भी लगातार तलाश कर रही थी। पत्नी हर दिन रो रही थी, पुलिस के साथ सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, लोगों से कह रही थी पता नहीं मेरे पति कहां चले। लेकिन सच्चाई इतनी खौफनाक थी, जिसने भी सुनी उसके रोंगटे खड़े। जिस व्यक्ति को पूरा शहर ढूंढ रहा था, वो उसी घर के बाथरूम के नीचे दफन कर दिया गया था। जिस महिला पर सबसे ज्यादा दुखी होने का भरोसा समाज जता रहा था, उसी ने उसको उस बाथरूम के नीचे दफना दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, पिछले 45 दिनों से वो महिला उसी बाथरूम में रोज नहा रही थी। ये कहानी सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं, ये कहानी है एक प्लान की, एक झूठ की और एक ऐसे राज की जो आखिरकार एक शक की वजह से बाहर आया। आगरा के सिकंदरा इलाके के रेणुका धाम कॉलोनी की बात है ये, और यहीं रहते थे 44 साल के सुरेंद्र साहू। मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले सुरेंद्र, उनकी पत्नी रूबी, 2 बेटियां और अपनी बुजुर्ग मां के साथ इस घर में रहते थे। बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य सा लगता था, एक हंसता खेलता परिवार। लेकिन 4 दीवारी के अंदर कहानी बिल्कुल अलग अंदाज की थी। पड़ोसियों के मुताबिक पति पत्नी में लगभग रोज झगड़ा होता था। सुरेंद्र शराब पीते थे, पत्नी पर हाथ उठाते थे। रूबी सिलाई करके घर चलाती थी, लेकिन आरोप है कि उसकी कमाई भी पति छीन लेता था। घर का माहौल धीरे धीरे ऐसा हो चुका था जहां रिश्ते खत्म हो चुके थे, सिर्फ तनाव बचा था। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि यह तनाव एक दिन हत्या के आरोप में तब्दील हो जाएगा? 17 मई, वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। पुलिसिया पूछताछ में रूबी ने जो कहानी सुनाई, उसके मुताबिक 17 मई की रात उसने एक ऐसा फैसला लिया जो उसके परिवार की पूरी जिंदगी तब्दील करने वाला था। उस रात घर में खीर बनी थी, लेकिन उस खीर में सिर्फ दूध और चीनी नहीं थी, उसमें थी 16, 18, शायद 20 तक नींद की गोलियां। रूबी का दावा है कि उसने सारी की सारी गोलियां खीर में मिला दी। सुरेंद्र ने जब खीर खाई और सोने चला गया, तो सुबह जब रूबी उठी तो सुरेंद्र की सांसें बंद हो चुकी। यहां तक कहानी आपको सामान्य लगी, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने पुलिस को भी चौंका दिया। सबसे बड़ा फैसला और अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या किया जाए। कोई भी सामान्य इंसान डॉक्टर को बुलाता, पुलिस को बुलाता, परिवार वालों को फोन करता, लेकिन रूबी ने इसमें से कुछ भी नहीं किया। उसने सबसे पहले अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन किया, लेकिन जो बात उसने कही वो बेहद अजीबोगरीब थी। उसने कहा आप तुरंत आगरा आ जाइए, लेकिन घर मत आइए, मां और बच्चों को मैं घर से थोड़ा दूर बैठा दूं, उन्हें वहीं लेकर चले गए। सोचिए, किसी को घर के अंदर आने ही नहीं दिया गया, ना मां को, ना बच्चे को और न जेठ को। क्यों? क्योंकि घर के अंदर एक लाश थी। जेठ, बच्चों और मां को लेकर भरतपुर चले। अब घर में सिर्फ 2 लोग थे, एक थी रूबी और दूसरा उसका पति, उसके पति का शव। यहीं से इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। पुलिस के मुताबिक रूबी ने शव को कमरे से घसीटकर बाथरूम तक पहुंचा दिया। बाथरूम में इंडियन सीट लगी थी, फर्श नीचे था। उसने फावड़ा उठाया, खुद एक गड्ढा खोदा और करीब 1 घंटे तक मशक्कत करती हुई उसने एक गड्ढा खोदा, मिट्टी खोदती रही। फिर पति के शव को उसी गड्ढे में दफन कर दिया। ऊपर से मिट्टी डाल दी, गिट्टी डाल दी और सब कुछ बराबर कर दिया। लेकिन अभी भी कहानी पूरी नहीं हुई।
दरअसल अब शुरू हुआ सबसे बड़ा नाटक। अगर कोई अपराध छिपाना हो तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है? लोगों का भरोसा। रूबी ने यही किया। उसने सभी से कहना शुरू किया कि पति मुझसे लड़कर घर छोड़कर चले गए, 5,000 रुपए भी ले गए, कहकर गए हैं 2-3 दिनों में फोन करेंगे। इतना ही नहीं, वो खुद भी कुछ दिनों के लिए भरतपुर चले गए ताकि किसी को उसके ऊपर शक न हो। जब वापस लौटी तो एक और कदम उठाया, मजदूर बुलाए, बाथरूम में नया फर्श बनवाया, सीमेंट, रेत, गिट्टी सब कुछ नए सिरे से। लेकिन किसी मजदूर को भी ये नहीं पता चला कि दरअसल जिस फर्श पर वो सीमेंट डाल रहा है उसके ठीक नीचे एक इंसान दफन। तारीख 26 मई, सुरेंद्र शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। अब पुलिस जांच शुरू करती है। सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं, मोबाइल लोकेशन देखी जाती है, आसपास पूछताछ होती है और हर जगह रूबी मौजूद है। वो पुलिस के साथ साथ जाती है, रोती है, बिलखती है, कहती है मेरे पति को ढूंढ लीजिए। पड़ोसी बताते हैं कि वो कई बार लोगों के सामने फूट फूट कर रोती थी। यानी जिस महिला ने हत्या की वही सबसे ज्यादा दुखी दिखाई, और ये वजह थी कि किसी को उस पर शक नहीं। लेकिन कहते हैं अपराध चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक गलती जरूर कर देता है। और इस कहानी में भी वो एक गलती क्या थी? वो एक गलती थी पैसे, यानी बैंक अकाउंट, एक पेंशन और एक बड़े भाई का शक। समय बीतता गया, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, फिर 1 महीना, लेकिन सुरेंद्र शर्मा का कोई पता नहीं। रूबी सामान्य जिंदगी जी रही थी, बच्चों से बात कर रही थी, रिश्तेदारों से मिल रही थी, पुलिस के सवालों के जवाब दे रही थी, और सबसे हैरान करने वाली बात, जिस बाथरूम के नीचे उसके पति का शव दफन था, वो रोज उसी बाथरूम में नहाती थी। सोचिए एक इंसान के अंदर कितना कॉन्फिडेंस रहा होगा, या फिर कितनी कठोरता रही कि उसे उस जगह से भी डर नहीं लगा। लेकिन बड़ा भाई कुछ और सोचा। सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा, शुरुआत में उन्होंने भी यही माना जो रूबी कह रही कि शायद सुरेंद्र नाराज होकर कहीं चला गया। लेकिन समय बीतने लगा और उन्हें कुछ बातें अजीब लगने लगी। पहला सवाल, अगर कोई आदमी घर छोड़कर जाता है तो क्या 45 दिनों तक अपने बच्चों का हालचाल भी नहीं पूछेगा? दूसरा, अगर बाहर है तो मोबाइल क्यों बंद है? तीसरा, कोई बैंक ट्रांजैक्शन क्यों नहीं किया? और फिर एक ऐसा सवाल जिसने पूरी कहानी बदल दी। सुरेंद्र की मां कमला थी, अपने पति की पेंशन पाती थी वो, और हर महीने करीब 32,000 रुपए उनके खाते में आते थे। ये पैसा रूबी ही निकालती थी और उसमें से कुछ हिस्सा अपने जेठ अनिल को देती थी। लेकिन इस बार रूबी ने कहा पेंशन आई ही नहीं। अनिल को यह बात अजीबोगरीब लगी। उन्होंने बैंक में जानकारी की, पता चला पेंशन तो समय पर आ चुकी थी। यानी रूबी ने झूठ बोला। शक सिर्फ पति के गायब होने तक सीमित नहीं रहा, शक रूबी पर आने लगा। अनिल ने रूबी से बात करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने पुलिस जैसा रवैया नहीं अपनाया। उन्होंने डांटा नहीं, धमकाया नहीं, बल्कि एक बड़े भाई की तरह कहा, अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगा। तुम अकेली मत झेलो। शायद रूबी पहली बार टूट गई। 45 दिनों से जो राज उसने अपने अंदर दफन कर रखा था वो बाहर आने लगा। उसने कहा, भैया सुरेंद्र घर में ही। अनिल ने चौंक कर पूछा, कहां? रूबी बोली, बाथरूम के अंदर। अनिल दौड़ते हुए बाथरूम पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अनिल ने कहा, यहां तो कुछ भी नहीं। तब रूबी का जवाब सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक। रूबी ने कहा, 2 फीट जमीन के नीचे। अब अनिल ने 1 मिनट भी देरी नहीं की और फौरन पुलिस को फोन किया, और कुछ ही देर में पुलिस की टीम आ। आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए और किसी को अंदाजा नहीं था, कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। मजदूर बुलाए गए, हथौड़े चले, फर्श टूटना शुरू हुआ, और फिर करीब 20 मिनट बाद सीमेंट हट चुका था और मिट्टी की खुदाई शुरू की। जैसे जैसे फावड़ा नीचे जा रहा था, वैसे वैसे माहौल भारी होता जा रहा। और फिर कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से मानव कंकाल दिखा। 45 दिन बाद शरीर पूरी तरह गल चुका था, सिर्फ हड्डियां बची थी। पुलिस ने पूरा का पूरा इलाका सील कर दिया। फॉरेंसिक की टीम बुलाई गई और गिरफ्तारी के बाद रूबी ने पहले कहा, उसने खीर में नींद की गोलियां मिलाई। फिर कुछ देर बाद उसने नया बयान दिया, कहा उसके पति ने आत्महत्या कर ली थी। फिर कहा, मैं डर गई थी इसलिए सब छिपा दिया। यानी हर पूछताछ में एक नई कहानी। और यहीं से पुलिस को लगा
कि इस पूरी घटना में कोई और भी तो नहीं शामिल है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूबी अकेले ये सब कर सकती थी? यही सबसे बड़ा सवाल है जो आज भी जांच एजेंसियों के सामने एक प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है। 44 साल के एक आदमी का शव कमरे से घसीटना, बाथरूम तक ले जाना, 1 घंटे तक गड्ढे खोदना, शव को दफना देना, ऊपर से मिट्टी डालना और फिर कुछ दिनों बाद मजदूर बुलाकर नया फर्श बनवाना। क्या ये सब कोई एक महिला कर सकती है? क्या किसी ने उसकी मदद की? पुलिस अभी भी इस एंगल की पड़ताल कर रही है। इस घटना के बाद पड़ोसियों ने जो कहा वो और भी चौंकाने वाला है। उन्होंने बताया पति पत्नी में झगड़े जरूर होते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि नौबत यहां तक पहुंच जाए। सबसे ज्यादा लोग इस बात को लेकर हैरत में थे कि रूबी उसी बाथरूम में रोज नहाती थी जहां उसके पति का शव दफन था। न उसने घर छोड़ा, न किसी को शक होने दिया। और अब फॉरेंसिक रिपोर्ट बताएगी कि सुरेंद्र की मौत वाकई नींद की गोलियों से हुई या उसके मौत के पीछे भी कोई और राज छिपा है। पोस्टमार्टम, विसरा रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच अब इस केस की दिशा तय करेगी। अगर हत्या पहले से प्लान की गई तो मामला और भी गंभीर है और रूबी के अलावा कोई और शख्स भी इसमें भूमिका निभाता है तो गिरफ्तारियां आगे बढ़ सकती हैं। आगरा का यह मामला सिर्फ एक मर्डर केस का मामला नहीं दिखता, यह दिखाता है कि कभी कभी सबसे बड़ा झूठ, सबसे सामान्य व्यवहार, इसके पीछे भी बहुत बड़ा सच छिपा होता है। जिस महिला पर सबसे ज्यादा भरोसा किया गया उसी पर सबसे बड़ा आरोप लगा। जो पुलिस के साथ थी, पति को ढूंढ रही थी, जो जानती थी कि वो कहां है, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक बैंक की एंट्री और एक बड़े भाई का शक, 45 दिनों तक छिपा हुआ राज दुनिया के सामने आ गया। आखिर में अब अदालत तय करेगी कि रूबी दोषी है या नहीं। क्या ये प्री प्लान मर्डर था या कहानी में अभी और भी ऐसे कई राज छिपे हैं जो आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि आगरा का यह केस हाल के कुछ सालों में सबसे चौंकाने वाले और रहस्यमयी मर्डर केस में से एक गिना जाएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या रूबी अकेले इस वारदात को अंजाम दे सकती है या इस केस में अभी भी कोई ऐसा किरदार है जिसका नाम सामने आना बाकी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।